हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन में हम लोग पढ़ रहे हैं अरब के भूगोल वेत्ता। और अरब के भूगोल वेत्ताओं में कल मैंने आप लोगों को अल मसूदी और इब्न हाकल के बारे में पढ़ा दिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी का अरब भूगोल वेत्ताओं में एक विशेष योगदान माना जाता है और अल बरूनी ने कई सारी किताबें भूगोल के ऊपर लिखी हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो अल बरूनी है इसका पूरा नाम अबू रेहान अल बरूनी था। इसे अबू रेहान अल बरूनी के नाम से जानते थे। अल बरूनी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 11वीं शताब्दी को अल बरूनी काल भी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी को अल बरूनी काल भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि 11वीं शताब्दी में अल बरूनी का विशेष योगदान रहा है। अल बरूनी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह एक ऐसा अरब का भूगोल वेत्ता था जिसने भारत का अध्ययन एक ऐसा अरब का भूगोल वेत्ता था जिसने भारत का अध्ययन सबसे पहले किया था। तो अल बरूनी को भारत का पहला अध्ययन करने वाला अरबी भूगोल वेत्ता भी कहा जाता है। वहीं अल बरूनी अरब विद्वानों में पॉलीमेथ कहा जाता है। पॉलीमेथ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले अधिकांशतः अरब भूगोल वेत्ताओं में इसने सटीक और सही पृथ्वी और ब्रह्मांड की जानकारी दी। इसने यह बताने का प्रयास किया कि हमारी पृथ्वी गोल है और हमारी जो आकाशगंगा है वह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। तो इसने पृथ्वी को गोल कहा और हमारी जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो अल बरूनी ने जब ये भारत आया था तो उस समय यह मोहम्मद गजनवी के कार्यकाल में भारत आया। ये जो अल बरूनी है जब ये भारत आया था उस समय भारत में मोहम्मद गजनवी का शासनकाल था। उस समय ये भारत आया और इसने सबसे पहले सिंधु नदी के जो स्रोत है जल का, जैसा कि आप लोग जानते होंगे वर्तमान समय में भी कि तिब्बत मानसरोवर से सिंधु नदी का उद्गम स्रोत है, तो इसने सही जानकारी सिंधु नदी के बारे में दी और यह बताने का प्रयास किया कि सिंधु नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है और यह नदी अपना लास्ट में जल कहाँ डालती है, उसके बारे में सही और सटीक जानकारी इसने दी। इसने सूर्य, चंद्रमा और ज्वार भाटा का भी अध्ययन किया है। अल बरूनी ने यह बताने का भी प्रयास किया कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति किस प्रकार से जल को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसकी वजह से महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले अल बरूनी ने ज्वार भाटा के बारे में भी अध्ययन किया था। इसके अलावा दिन रात की लंबाई कब छोटी होती है, कब बड़ी होती है, भूमध्य रेखा पर दिन कब छोटे होते हैं, कब बड़े होते हैं, या कर्क रेखा पर दिन कब छोटे होते हैं, कब बड़े होते हैं, मकर रेखा पर कब होते हैं, इन सब के बारे में सबसे पहले अल बरूनी ने सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास किया। इसके अलावा इसने ये भी बताने का प्रयास किया कि जो हमारे ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहाँ पर यदि दिन और रात 6-6 महीने के होते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है। 6 महीने का होने का क्या कारण है? इसमें पृथ्वी हमारी जो 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पर झुकी हुई है, इसको मुख्य रूप से इसने बताने का प्रयास किया। तो ये अल बरूनी का ये सूर्य और चंद्रमा, ज्वार भाटा, दिन रात की लंबाई, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्र होना, इसमें विशेष योगदान समझा जाता है। यह गणितज्ञ विद्वान था। इसने नदी की 3 अवस्था
युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था का वर्णन किया है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम लोगों ने डेविस चक्र के बारे में, पेंक के चक्र के बारे में पढ़ा है। तो डेविस ने भी नदी की 3 अवस्थाएं बताई हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। लेकिन इन अवस्थाओं को इससे पहले अल बरूनी ने बताया है, और अल बरूनी ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से कोई नदी 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। जब कोई नदी पहाड़ी भागों में होती है तो वह अपनी युवावस्था में होती है, जब वो मैदानी भागों में आती है तो प्रौढ़ावस्था में आती है, और जब अपने अवसादों का निक्षेपण महासागरीय किनारे पर करती है तो वृद्धावस्था में होती है। तो अल बरूनी ने डेविस और पेंक से पहले ही नदियों के तीनों चक्रों के बारे में वर्णन किया है या बताया है। यह अपने समय का जलवायु शास्त्री भी था। इसने मानसून का वर्णन किया है। ऐसा माना जाता है कि जो अल बरूनी हैं ये गणितज्ञ के साथ साथ जलवायु शास्त्री भी था, और इसने जलवायु के बारे में अधिक अध्ययन किया और ये भी बताने का प्रयास किया था कि 6 महीने जो मानसून जो आते हैं वो कैसे दक्षिण पश्चिम से आते हैं, और 6 महीने कैसे मानसून उत्तर पूरब से वापस को जाते हैं। तो मानसून के बारे में अल बरूनी ने सबसे पहले बताने का प्रयास किया है, और दक्षिण एशिया में किस प्रकार मानसून से वर्षा होती है इसके बारे में भी इसने अध्ययन किया था। इसके अलावा अरस्तु की धारणा का आकाशगंगा के बारे में खंडन किया है और बताया है कि आकाशगंगा अलग से सर्वोच्च तारामंडल समूह है। यानी अरस्तु जो भूगोलवेत्ता हैं, जो ग्रीक या यूनानी भूगोलवेत्ता माने जाते हैं, उन्होंने आकाशगंगा के बारे में अपनी अवधारणा दी थी, उसका इन्होंने खंडन किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि आकाशगंगा एक अलग से, ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से आकाशगंगा है, और जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो इन्होंने अरस्तु की बातों का खंडन किया है और अलग से अपने आप में एक तारा समूह के बारे में या आकाशगंगा के तारा समूह के बारे में वर्णन किया है। अब हम लोग बात करेंगे अल बरूनी के बारे में। तो अल बरूनी ने अनेक सारी किताबें या कृतियाँ लिखी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जिनमें पहली है तारीख़े अल हिंद। तारीख़े अल हिंद अल बरूनी की एक प्रसिद्ध किताब है या ग्रंथ है। इसमें भूगोल का सर्वाधिक इसने वर्णन किया है। इसके अलावा अल कानून अल मसूदी, अल कानून और अल मसूदी इसकी जो किताब लिखी है, इसमें सामान्य गणित भूगोल पर लिखी गई है। सामान्य गणित भूगोल का मतलब होता है कि इसने ब्रह्मांड के बारे में, इसने अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, पृथ्वी के बारे में आदि गणनाओं का अध्ययन इस किताब में अल कानून अल मसूदी में किया है। इसके अलावा खनिज व बहुमूल्य पत्थर, इसकी एक किताब है खनिज व बहुमूल्य पत्थर, इसके बारे में भी इसने लिखा है। और इसे अगर हम लोग बात करेंगे तो अरबी भाषा में इस किताब का नाम है किताब अल जवाहिर। किताब अल जवाहिर इसका नाम है, और हिंदी में इसे खनिज व बहुमूल्य पत्थर के नाम से किताब को कहा गया है। इसी में बात करेंगे किताब अल सैदाना। तो किताब अल सैदाना जो किताब है ये औषधि और चिकित्सा से संबंधित है। किताब अल सैदाना इसमें औषधियों के बारे में या चिकित्सा के बारे में अल बरूनी ने वर्णन किया है। इसी में है, अगली है अल कुनान अल मसूदी। अल कुनान अल मसूदी है, ये खगोल विज्ञान और गणित विज्ञान पर आधारित किताब है, जिसमें भूगोल से संबंधित अनेकों जानकारियाँ इस अल बरूनी ने दी हैं। अगली है अल्लाह अल बगिया। अल्लाह जो अल बगिया है, इसमें भी इसने अनेक सारी भूगोल की जानकारियाँ प्रस्तुत की हैं या दी गई हैं। और अंत में इसकी किताब है किताब अल जमाकीर। किताब अल जमाकीर किताब है, इसमें भी भूगोल का इसने अध्ययन किया है। तो इसकी मुख्य रूप से 7 कृतियाँ हैं, और जिन कृतियों में तारीख़े अल हिंद प्रमुख कृति मानी जाती है। और इस प्रकार से जो अल बरूनी हैं वो अरब भूगोलवेत्ताओं में मुख्य रूप से एक बड़े भूगोलवेत्ताओं में इन्हें गिना जाता है। और अल बरूनी की जो किताबें हैं इनमें तारीख़े अल हिंद और अल कानून अल मसूदी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट किताबें हैं, और ये कंपटीशन की दृष्टि से भी ये आती रहती हैं। तो अल बरूनी जो रहमान अल बरूनी इनका पूरा नाम था, इनका भूगोल में विशेष योगदान
माना जाता है। अल बरूनी के बाद में हम लोग इसी में देखेंगे अल इदर्शी के बारे में। अल इदर्शी भी अरब भूगोलवेत्ताओं में प्रमुख भूगोलवेत्ता माने जाते हैं और इनका भी भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने जो मुख्य योगदान दिया है वो विश्व का नक्शा बनाने में और जलवायु के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। तो इन्होंने रोजर द्वितीय के काल में चांदी के ढाल पर विश्व का नक्शा बनाया था। उस समय जो शासक था रोजर द्वितीय, उसके समय में इन्होंने जो चांदी की जो ढाल होती है तलवार वाली, उस पर विश्व का नक्शा बनाया था। इन्होंने सबसे पहले बेलनाकार प्रक्षेप पर विश्व का नक्शा बनाया है, जिसमें इन्होंने एशिया को, यूरोप को और अफ्रीका को दिखाया है। तो बेलनाकार प्रक्षेप पर विश्व का सबसे शुद्ध नक्शा बनाने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व को बेलनाकार प्रक्षेप पर दिखाया है। तो प्रक्षेप जैसे आप जानते होंगे, बेलनाकार प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप और खमत प्रक्षेप होते हैं। उनमें से इन्होंने बेलनाकार प्रक्षेप पर सबसे पहले विश्व का शुद्ध नक्शा बनाने का प्रयास किया। हिंद महासागर को बंद सागर नहीं समझा और कैस्पियन सागर को खाड़ी समझा। हिंद महासागर के बारे में इनसे पहले कई भूगोलवेत्ता एक बंद सागर कह चुके थे। तो इन्होंने पहली बार ये बताया कि हिंद महासागर एक कोई बंद सागर नहीं है, वो खुला हुआ सागर है जो कि दूसरे सागरों से भी जुड़ा हुआ है। और कैस्पियन सागर को इन्होंने एक खाड़ी के रूप में बताया। अल इदर्सी द्वारा बनाया गया मानचित्र सबसे शुद्ध मानचित्र समझा जाता है। अल इदर्सी के द्वारा जो मानचित्र बनाया गया है वो अब तक का सबसे शुद्ध मानचित्र समझा जाता है, क्योंकि इन्होंने बेलनाकार प्रक्षेप पर सबसे सही और शुद्ध मानचित्र बनाने का प्रयास किया है। विश्व को 7 जलवायु कटिबंधों में बांटा है। अल इदर्शी की बात करेंगे तो अल इदर्शी ने विश्व को 7 अलग अलग कटिबंधों में बांटा है और विश्व के जलवायु के आधार पर कई सारे देशों को या अलग अलग कटिबंधों को बांटने का प्रयास किया है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें 2 कृतियां प्रमुख है। पहली है अल किताब अल रोजारी। पहली किताब का नाम है अल किताब अल रोजारी और दूसरी किताब है नुजातुल मुख्ताक। तो नुजातुल मुख्ताक और अल किताब अल रोजारी ये 2 प्रमुख किताबें हैं जो कि अल इदर्शी के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये रहा आज आप लोगों ने पढ़ा अल बरूनी और अल इदर्शी के बारे में। कल हम कोई एक नया अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।